सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सरिता कुलकर्णी है और आज मैं आपकी होस्ट हूँ। आज हम योग के सेशन को, ग्रहों के योग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूर्य आदि योगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ में फिर से एक बार सुनील पांडे जी जुड़े हैं और पांडे जी आज हमें वेशी, पोशी, उभयचर और बुध आदित्य योग के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार पांडे जी। हाँ जी, नमस्कार। आज तो जो है सूर्य से संबंधित युगों के विषय में बातचीत होगी और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य में ही अपनी प्रकाश है और पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो पेड़ पौधे भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य की ही ऊर्जा को बांटते हैं और जिसको हम अन्न के रूप में, ऊर्जा के रूप में लेते हैं। बिल्कुल। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जगत की आत्मा है और सूर्य में अपना प्रकाश है और बाकी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जी देखिए, यहाँ पे हम एक चीज फिर से हम बताना चाह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह है, बाकी बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ये भौतिक ग्रह हैं और आध्यात्मिक ग्रहों को भौतिक फल देने के लिए भौतिक ग्रहों के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा कि चंद्रमा के आगे पीछे अनफा, सुनफा, दुरुधरा योग जो है उससे बना, उसी तरह से आज हम सूर्य से संबंधित जैसे बेसी, वोशी और उभयचर योग के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो महर्षि पराशर के अनुसार सूर्य से द्वितीय स्थानगत चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह के रहने से बेशी योग होता है और द्वादश स्थान में चंद्रमा के अलावा अन्य जो 5 ग्रह भौतिक ग्रह हैं उनके रहने से वोशी योग होता है। तथा यदि सूर्य के द्वितीय और द्वादश दोनों ओर जो है ग्रह जब होते हैं तो उसको उभयचर योग कहते हैं। अब हम इसमें जो है देखते हैं कि बेशी योग में उत्पन्न जातक सत्यवादी, समदर्शी, सुखी तथा उसका शरीर लंबा होता है। जी जी। वोशी योग में उत्पन्न जातक कुशल, दानशील, बली, विद्वान एवं कीर्तिमान होता है। जी। उभयचर योग में उत्पन्न जातक धैर्यशील, सौम्यपूर्ण, राजा, पहले के युग में तो राजा होते थे या राजा के सदृश होते थे, लेकिन आज ऐसे लोग जो है महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं। और अब देखिए ये चीज हमने ये भी देखा है कि सूर्य आत्मा है। जी। आत्मा है तो अगर सूर्य के आगे पीछे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान होगा, सौम्य होगा, सुशील होगा और तेजस्वी होगी और उसकी आत्मा शुद्ध होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए कि सूर्य आत्मा है और सूर्य जब पीड़ित हो जाता है तो फिर दिक्कतें, समस्याएं जो हैं बढ़ने लगती हैं, उसको फिर संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। तो जिसकी पत्री में ये बेशी, वोशी या उभयचर योग है का फल अच्छा होता है कि अगर शुभ ग्रहों से बन रहा है उभयचर योग तो और अच्छा फल देता है। लेकिन अगर उभयचर योग अशुभ ग्रहों से भी बने तो भी इसका फल अच्छा है, लेकिन थोड़ा संघर्ष जो है जीवन में बढ़ जाता है। वैसे इस योग का फल जीवन भर रहता है। अगर जिसकी पत्री में है तो सारा जीवन वो फलदायक होता है, परंतु जिससे ये बेशी, वोशी या उभयचर योग जो है बना हुआ है, जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आदि आती है तो उसका फल और बढ़ जाता है जीवन में। जी। एक चीज हमें जो है यहाँ पे ये भी हमें बताना है कि सूर्य से द्वितीय स्थान में बुध, शुक्र, गुरु में से कोई 2 ग्रह हो। जी।
अथवा सभी ग्रह हो, मतलब बुध शुक्र गुरु तीनों भाई शुभ ग्रह में आते हैं। बुध शुक्र और बृहस्पति जो है शुभ ग्रह में आते हैं। यदि सूर्य से ये तीनों दूसरे हो या इनमें से दो कोई दूसरे भाव में हो और अस्त ना हो जी, अस्त ना हो, ना इसमें युद्ध हो आपस में, तो ऐसा जो इंसान बहुत ही उसके पास धन संपदा होती है और बहुत ही यशस्वी योग बनता है। ऐसा हमने देखा है। मुझे लगता है देखिए, जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बताएं। मेरे नोटिस में जरूर ऑब्जर्वेशन कुछ आए हैं सर। जब उभयचर योग होता है तो जिस तरह आपने कहा कि सूर्य आपका आत्मा का कारक है, उसी प्रकार सूर्य आपके ईगो का कारक भी है। तो अगर शुभ ग्रह आगे पीछे बैठते हैं तो आपका जो ईगो है या फिर आपका जो दम है या फिर अहंकार है वो व्यक्ति में कम होता है, या उसे पता होता है कि जिस क्या सिल्वर लाइनिंग है और उस सिल्वर लाइन को वो बराबर ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है। बट अगर वही आपके पाप ग्रह होते हैं तो आपको अहंकार बढ़ने में या आपके अंदर अहंकार या ईगो बढ़ने में देर नहीं लगती है। अगर जब सक्सेस आती है किसी इंसान के किसी इंसान के लाइफ में, तो ये दो चीजें डिफर कर जाती हैं इन ग्रहों के शुभत्व और अशुभत्व के कारण। जी, आपने एकदम सत्य जो है बताया है कि अहंकार तो आत्मा से ही उपजता है और इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताया है कि जिस प्रकार से सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल सूर्य को ढक लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मा से उत्पन्न हुआ अहंकार आत्मा को ढक लेता है। तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य आत्मा है तो अहंकार तो आत्मा से ही उत्पन्न होता है और उसी को जो है ढक लेता है। तो हालांकि ये तो सच्चाई है कि अगर सूर्य को शुभ ग्रहों का एक योग हो, संयोग हो, तो उसका फल जो है अच्छा फल बढ़ जाता है और अशुभ फल जो है घट जाता है और उसकी आत्मा में ईगो नहीं आता है। सूर्य एक आत्मा का प्रतीक है। अगर शुभ हो, बलवान हो, अच्छे ग्रहों से अच्छे जैसे राजयोग में हो, तो जाहिर सी बात है कि फल तो अच्छा होगा ही और उसके लिए मोक्ष के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि बेसी वोसी या उभयचर योग बनाने वाले जो ग्रह हैं, अगर वो अपने राशि के हों या उच्च राशि में हों अथवा मित्र राशि में हों, तो उनका फल जो है बढ़िया होता है। अब लेकिन देखिए सरते जी, यहाँ बात आती है ये कि क्या ये अगर ये उभयचर योग 8वें भाव से बन रहा है तो क्या बढ़िया होगा, क्या ये द्वादश भाव से बन रहा है तो अच्छा होगा। लेकिन मेरा मानना है सूर्य लग्न स्वरूप है। सूर्य जहां भी बैठेगा उसको सूर्य लग्न कहते हैं, उसके स्वामी को सूर्य लग्नेश कहते हैं। तो जहां भी बैठेगा, चूंकि सूर्य एक स्वयं लग्न स्वरूप है, अगर ये अष्टम में बैठा हुआ है और अष्टम से जो है बेसी वोसी या उभयचर योग बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा नहीं कि अशुभ फल देगा, वो अंततः जो है शुभ फल देगा। हाँ, अष्टम में बैठने से जाहिर सी बात है कि उसका आध्यात्मिक जो है स्तर और बढ़ जाएगा, उसकी रिसर्च की, उसकी सोच, उसकी विचारधारा और बढ़ जाएगी। मेरा तो ऐसा अनुभव है। हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं जिनका अष्टम से उभयचर योग जो बना हुआ है और ऐसे लोग बहुत ही दयालु और आध्यात्मिक और एक अच्छे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां से भी बनेगा, सूर्य चूंकि लग्न स्वरूप है, तो जहां से भी जो है वेसी वासी और उभयचर जो है योग बनेगा, तो ये उसका सुंदर फल वहां से मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ये चीज जन्म लग्न से बने, केंद्र से बने, त्रिकोण से बने, यानी कि सूर्य अगर लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठा है या दशम में बैठा है, वहां से बने, तो जाहिर सी बात है कि इसका और अच्छा फल जो है देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, एक अनुभव हम यहाँ पे बताना हम चाह रहे हैं कि यदि, हालांकि हर योगों में ये बताया गया है सूर्य से संबंधित कि चंद्रमा के अतिरिक्त अगर ग्रह बैठे हो, लेकिन एक चीज हमने देखा है
कि सूर्य के अगर दूसरे या द्वादश में चंद्रमा हो और एक और मतलब सूर्य के एक और चंद्रमा हो और एक और बुध बैठा हो, ऐसा जातक हमने देखा है बहुत ही बुद्धिमान और क्रिएटिव होता है, लेखक जैसे होता है कि उसके अंदर कहीं कहीं अलग एक विचार, एक थॉट, एक कुछ अलग ही होता है, मैंने ऐसे देखा है। खास करके अति बुद्धिमान और लेखक टाइप का होता है, मतलब भले ना वो लिखे पढ़े लेकिन उसकी सोच, उसकी क्षमता, उसकी थॉट बहुत ऊंची होती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने इसमें जोड़ दिया। लोग जरूर इसको देखेंगे और बताएंगे कि जी जी। वैसे भी जब हम ऐसे योगों के बारे में डिस्कस करते हैं तो जब उच्च या नीच या किसी भी शुभ और अशुभ ऐसे कोई परिणाम जब बताए जाते हैं तो वो सचेत करने के लिए ज्यादा है। मतलब जो भी व्यूअर्स जो जानकार हैं ज्योतिष के या फिर जो थोड़ी दखल रखते हैं ज्योतिष में, और जब वो अपनी पत्रिका खोलकर देखते हैं और उन्हें अगर ये योग या ऐसे योगों के बारे में जो अब तक डिस्कस किए गए हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए है, वो कहीं ना कहीं आपको सचेत करने के लिए है कि अगर ये इस प्रकार का योग आपके पत्रिका में बनता है, भले ही इसका दुष्प्रभाव हो सकता है तो आप ही उसे टेम डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका एक चांस जरूर जी जरूर। और ये अनुभव का विषय है, ज्योतिष में अनुभव का विषय बहुत बिल्कुल चीजें ऐसा फल होता है, ऐसा देखा गया है। तो जरूर इसका जो है लोग विशेष जो है ध्यान रखेंगे और जैसा होगा बताएंगे जी। तो आगे हम चलते हैं बुधादित्य योग के विषय में, हम लोग चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर राजयोग है और बहुत ही अलग प्रकार का जो राजयोग, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है बुधादित्य मतलब बुध और आदित्य माने सूर्य, बुध और सूर्य से बनने वाला राजयोग बुधादित्य योग कहते हैं। इसमें सूर्य और बुध की युति से यह राजयोग बनता है। जैसे आप सब लोग जो है जानते ही हैं कि सूर्य राजा है एवं बुध युवराज है। इनकी जब भी युति होती है तो बुधादित्य योग कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ज्योतिष मेरा तो जो दृष्टिकोण है, ज्योतिष अध्यात्म का विषय है और अध्यात्म को साथ लेकर के चलना ही हमारा उद्देश्य है और ज्योतिष के हर अनुसंधानों का उत्तर अध्यात्म में मिल सकता है। तो मेरा तो जो अनुभव रिसर्च है तो मैं तो वो लोगों में बांटना चाहता हूँ कि ये अध्यात्म का विषय है। हम एक स्टोरी के हम जो माध्यम से सूर्य के बारे में हम समझते हैं। एक बार जो है सूर्य को पृथ्वी से कुछ क्रोधित हुए, उनको मतलब लगा कि पृथ्वी को जो है अपनी ऊर्जा को और बढ़ा लिए कि जो है और ज्यादा तेज हम तपेंगे तो पृथ्वी जो है जल जाएगी। लेकिन जब ये बात जो है अरुण जी को, उनके सारथी सूर्य के सारथी अरुण जी हैं, तो जब ये बात अरुण जी को लगा तो उन्होंने सूर्य का ऐसे रथ हाँकते गए दूर दूर, पृथ्वी से दूर दूर सूर्य का हाँकते गए और परिणामतः पृथ्वी सूर्य के कोप से बच गई। तो यह एक उदाहरण है कि जिससे हम सीख सकते हैं कि अगर सूर्य का साथ शुभ ग्रहों के साथ हो, सूर्य का संबंध जब भी शुभ ग्रहों से बनता है, देखिए क्योंकि सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, मतलब इनमें ऐसा नहीं कि ये मंगल शनि जैसे पापी ग्रह है, लेकिन क्रूर ग्रह है तो इसमें इतना जो है तेज होता है कि जहां भी बैठते हैं उस भाव को नुकसान भी पहुंचाते हैं और उस भाव से संबंधित अच्छे फलों को भी देते हैं। अब जैसे इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे सूर्य पंचम में अकेला बैठा हो, मुश्किल से एक या दो संतान होगी या एक ही होगी मुश्किल से, लेकिन जो एक संतान होगी वो अपने में अलग होगी, अपने में दिव्य होगी, अपने में तेजस्वी होगी। क्योंकि सूर्य जहां बैठेगा भले ही उस स्थान को कहीं कहीं पीड़ा दे, लेकिन उस स्थान से संबंधित जो है चीजों को बढ़ा देता है। अब सूर्य जैसे दशम में बैठ जाए या सूर्य जैसे द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जाहिर सी बात है उसको पैतृक संपत्ति अच्छी मिलेगी। तो यह मेरा इस स्टोरी के माध्यम से बताने का भाव यह है कि सूर्य के साथ जब शुभ ग्रह खास करके बुध, बृहस्पति और शुक्र बैठ जाते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा होता है और वह दोनों मतलब मिल करके एक अच्छा कार्य करते हैं।
वैसे जो है सूर्य के साथ अगर बुध बैठा हो तो अति उत्तम बुधातित राजयोग होता है, और जिसका मतलब फल है कि जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है, परोपकारी होता है, न्यायप्रिय होता है, वाक्पटु होता है, रिसर्च करता है और अपने वर्क में कुशल होता है, तेजस्वी होता है। सूर्य से जब भी राजयोग बनेंगे तो तेजस्विता तो होगी ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि केंद्र या त्रिकोण में अगर बुधातित्य राजयोग बन जाए तो सबसे सुफलदायक है। लेकिन वही बात जैसे हमने अभी पीछे हमने कहा कि क्योंकि सूर्य लग्न का स्वरूप है, तो जहां भी यह योग बनेगा उस भाव के अनुसार अपना शुभ परिणाम देगा। छठे आदि बन जाएगा तो जो है उस संघर्ष भी होगा, लेकिन उस स्थान से संबंधित परिणाम भी अच्छा देगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसको हम आध्यात्मिक, अब हम इस चीज को अध्यात्म के रूप में हम कैसे देखते हैं। देखिए, बुद्धि का प्रतीक है, और यही बुद्धि जब आत्मा के कारक ग्रह सूर्य के साथ जब हो जाता है तो बहुत ही सुफलदायक होता है। यानी कि जब आपकी जो है बुद्धि चेतना माने अध्यात्म के कारक ग्रह सूर्य से जब संबंध हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप में आध्यात्मिकता के गुण आ जाते हैं। आध्यात्मिकता का गुण आने का मतलब दानशीलता, परोपकारिता, न्यायप्रियता, ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं जी। क्योंकि सूर्य को मतलब सूर्य से आत्मा तो है ही है, और यह योग जो है बुधातित्य योग होने से इंसान जो मोक्ष के पथ पर बढ़ता है। लेकिन जैसा एक चीज हमारा ये चीज मानना है कि कोई भी चीज, जैसे कि केतु द्वादश में है तो हम लोग जो यही कहते हैं कि द्वादश में अगर केतु है तो मोक्ष का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ जो है द्वादश में केतु होने से ऐसा नहीं मोक्ष हो जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में आईएएस बनने का योग है, लेकिन सिर्फ अगर वो आईएएस बनने का योग तो है, लेकिन उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आईएएस बनेगा। उसी प्रकार से मोक्ष के योग है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, चाहे हजारों जन्म बीत जाए लेकिन अविद्या की गांठ को खुद खोलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है बुद्धि का प्रतीक है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है। यदि बुद्धि आत्मा के साथ है तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्थान होगा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उत्थान होगा। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ हम एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताना हम चाह रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को, भाई ज्योतिष की खोज हमारे ऋषियों ने जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया था। हर चीज को जो है एक हम अध्यात्म की ओर से जोड़ेंगे तभी इसका जाकर करके एक बढ़िया परिणाम हमें देखने को मिल जाएगा। अब जैसे देखिए, सूर्य आत्मा है, सूर्य अध्यात्म का प्रतीक है, और जो बाकी जो 5 ग्रह हैं ये भौतिकता के प्रतीक है, और बुध जो है उसमें बीच का है। सूर्य अब बुध, आप ये देखिए कि सूर्य का भी मित्र है और सूर्य पुत्र शनि का भी मित्र है। यानी कि एकदम से जैसे कि नीचे से ऊपर तक जाने की इसकी क्षमता है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि जो है, अगर हम जो है चाहे तो ऊपर की ओर हम ले जाएं और चाहे तो हम नीचे की ओर हम ले जाएं। इसको हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो है बताया गया है कि 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं, और उसकी जो बागडोर मन है, सारथी बुद्धि है, और रथी आत्मा है। अगर बुद्धि अच्छी है तो रथी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर जो है बुद्धि अच्छी नहीं है तो वह जो है इंद्रियों के विषयों में भागेगा और रथी का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसको हम यहाँ से हम इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे सूर्य आत्मा है और इधर जो है 5 जो ग्रह भौतिक वाले हैं, उनके बीच में जो है बुध है, सारथी बुद्धि है। अगर आपका जो है ध्यान जो है ज्यादातर भौतिकता के प्रतीक है तो फिर उन्नति
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका जब ध्यान जब सूर्य के निकट, जब बुध जो है सूर्य के पास होगा, यानी कि जब आपकी बुद्धि जो है वह चेतना के स्तर पर वर्क करेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। देखिए, हमारा तो ऋग्वेद जो है ये कहता है कि हे मनुष्य, तू 1000 हाथों से 100 हाथों से धन का अर्जन कर और 1000 हाथों से दान कर। तो अर्जुन जैसा योगी होना चाहिए कि सारे काम करे, लेकिन जो है एक अच्छाई की ओर बढ़े। एक तो अल्टीमेटली हमारा जो है मतलब है कि बुद्ध का संबंध यदि सूर्य आत्मा के साथ हो जाता है, तो जातक में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति होती है। और ऐसे जो है अगर खुद से भी अगर वो कोशिश करे तो उसकी जो है बहुत ही आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जी जी जी। वैसे भी सूर्य जो है वो लुमिनरी है, एक सभी ग्रहों का जो, अगर ग्रहों में सूर्य की बात करें तो एक तो सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, लाइट लेते हैं। तो जिस प्रकार आपने बुध की बात करी, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, और अगर सूर्य के साथ बनकर जब वो बुध आदित्य योग स्थापित होता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि अलग ही नजर आती है भीड़ में भी। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो चमकाता है उस चीज को, और भीड़ में से अलग नजर में आए, ऐसा भी एक योग बनाता है बुध। जैसी बात है। अब जो है शुक्र और बृहस्पति भी तो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन सूर्य का जो राजयोग है बुधादित्य केवल बुध से बनता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जाहिर सी बात है, बुद्धि जो है स्थूल शरीर में बुद्ध जो है बुद्धि का प्रतीक है। करेक्ट। और जब जो है हमारी जो है बुद्धि का संबंध जब एक आत्मा से हो जाएगा या चेतना के स्तर पर हो जाएगा, या हमारी बुद्धि ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है तभी जो है बुधादित्य योग की सार्थकता है, तभी जो है बुधादित्य योग सुफल दे पाएगा। अब बहुत से लोग इसमें, आप ये भी देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं बुद्ध इसमें अस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप देखिए कि सूर्य से जो है बुध है लगभग 1 राशि आगे पीछे होता है। 1 राशि से आगे पीछे नहीं रह सकता, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। अगर हम आपको इस तरह से बताएं कि सूर्य से बुध केवल 28 अंश ही दूर जा सकता है और 14 अंश पे अस्त होता है। जब 28 अंश दूर जा सकता है और 14 अंश पे अस्त होता है, तो जाहिर सी बात है कि आधे समय तक तो अस्त ही रहेगा वो। बिल्कुल। तो बुधादित्य योग चाहे जो भी राजयोग बने, जब उससे पास में रहेगा तो ज्यादा अच्छे से राजयोग बनेगा। हालांकि जो है बुद्ध के बारे में है कि बुद्ध अगर अस्त भी हो तो कोई हानिकारक फल नहीं देता है। तो बुधादित्य योग जो है जितना ही सूर्य के साथ में आसपास रहेगा, जो हम यानी कि 14 अंशों के भीतर ही रहेगा, उतना ही अच्छा वो अपना फल देगा। जी जी बिल्कुल। और विशेष करके एक चीज आप ये भी देखिए कि बुद्ध जो है सूर्य के ही आसपास रहता है। बुद्ध का वह भाग जो कि सूर्य के सामने होता है, वह भाग बहुत ज्यादा हीट होता है, लगभग 350 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक हीट रहता है। लेकिन बुद्ध का वह भाग जो है, जो सूर्य से दूर रहता है, वह भाग उतना ही शीतल होता है। अब आप देखिए, ये भी एक आश्चर्य है, ये भी मतलब बुद्ध के विषय में एक आश्चर्य ही है। तो यानी कि इससे ये अभिप्राय हम लगाते हैं कि बुद्ध में हर प्रकार की क्षमता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। तो अगर आप चाहे तो अपनी जो है बुद्धि को ऊर्ध्वगामी लें और ऊर्ध्वगामी करके और आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से आप सक्सेस हो जाएं, या तो आप नीचे आप कर लें। लेकिन इसका तभी अच्छा परिणाम मिलेगा जब हम ऊर्ध्वगामी करते हैं। करेक्ट। बराबर कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारा एक अनुभव है कि यदि जो है बुधादित्य योग लग्न में बने, चतुर्थ में बने, दशम में बने,
तो भौतिक रूप से बहुत आगे अच्छा परिणाम जो है करता है, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी। जी। बुध वैसे भी अगर हम ग्रहों की श्रेणी में देखें तो बुध को जो एक श्रेणी दी गई है, बुध नपुंसक ग्रह कहा गया है। और अगर हम उसे इंग्लिश में एक शब्द यूज करें तो न्यूट्रल ग्रह कहा गया है। तो बुध जिसके साथ भी बैठता है वो उसके प्रति उसके समान भाव व्यक्त करने लग जाता है, भाव, या उस हिसाब से चलने लगता है, या उसकी एनर्जी उस हिसाब से काम करती है। तो अगर जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक ये सेइंग है, ये एक कहावत कही गई है कि जिस तरह की आपकी संगत होती है उसी तरह की आपकी मानसिकता होती है। तो अगर बुध आदित्य योग में सूर्य और बुध के साथ में गुरु जैसे ग्रह अगर उनकी जोड़ हो जाती है तो आपकी संगत बहुत बढ़िया हो जाती है। आपकी मानसिकता और आपकी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्लस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये दोनों ही बहुत अच्छे से पैरेलली चलती है और अच्छे से चलती है। ये मेरे अनुभव में जरूर मैंने देखने बहुत में सही कह रहे हैं, बहुत बहुत सही आप कर रही हैं। यही चीज हमने जो अभी हमने बताया कि बुद्ध जो है अगर वो भौतिक ग्रहों के साथ है तो उस तरह व्यवहार करेगा, भौतिकता की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर बुद्ध आध्यात्मिकता यानी कि सूर्य के साथ है तो वो जो है आध्यात्मिक की ओर आपको आगे ले जाएगा। तो ये तो सत्य है कि बुद्ध जहां बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा वैसा ही फल करेगा। इसीलिए हमारे जो है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठने से आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छे वर्क होंगे और आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो उनकी बात हकीकत है, और ये बुद्ध पर, आपकी बुद्धि पर एकदम से लागू होता है। देखिए ना पांडे जी, देखिए बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसको जो है ज्योतिष की भाषा में चेतना का सेतु कहते हैं। ये दोनों ओर है। ये जो है सूर्य का भी मित्र है, और प्लस जो है इधर शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी मित्र है। ये दोनों मतलब कि एक प्रकार ब्रिज का काम करता है। तो बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब ये सूर्य से संबंध जो से बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है, और इसे बुधादित्य राजयोग कहते हैं। तो हमें जो है ज्योतिष के साथ साथ अध्यात्म के पाठ को भी पढ़ना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अध्यात्म का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम वो दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो हमें उसका यथार्थ मीनिंग नहीं समझ पाता है, और अगर हम यथार्थ फायदा नहीं मिल सकता है, और बुध आदित्य अगर हम बुध फायदा नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। और बुध की बात जब हम करते हैं तो बुध, कॉमन सेंस की अगर बात करें तो बुध आपकी बुद्धि का कारक है। ज्योतिष में बुध बुद्धि का कारक है या फिर आपकी इंटेलिजेंस का कारक है। और अगर हम ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू हटा दें और नॉर्मल भी बोले तो बुद्धि होती है। आप उसे किसके साथ में जोड़ रहे हैं उसके अनुसार वो काम करने लगती है। अगर आप पढ़ाई पीएचडी की करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके फल मिलेंगे, बट अगर आप अगर मैकेनिक्स की कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ये आपके चॉइस पर बनता है। तो ज्योतिषीय योग भी जो आज हम डिस्कस किए हैं, या अभी तक हम योग की सीरीज में जितने योग डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक व्यूअर्स को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए इन योगों को कि अगर ये पत्रिका में उनके हैं तो इसका वो कितने बढ़िया रूप से अपने जीवन के लिए या अपने फायदे के लिए, अपने उत्थान के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर वो योग आपके पत्रिका में बन रहा है तो ज्योतिष का सही, हाँ देखिए ज्योतिष का यही उद्देश्य कि हम इनके मतलब कि नवग्रहों के विषय में ज्यादा से ज्यादा जाने, और ज्यादा से ज्यादा जान करके, क्योंकि सबसे जो है बड़ी बात है कि आज जो हम काम करते हैं वही आने वाले समय का भाग्य बनता है। इसलिए हमें ऐसे काम करना है जो कि आने वाले समय का हमारा भाग्य बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि सद्बुद्धि है। जिसके पास सद्बुद्धि है वह निश्चित है कि एक न एक दिन अपना भाग्य बना लेगा। अगर उसका बिगड़ा हुआ भाग्य भी है, एक न एक दिन जरूर उस भाग्य बना लेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे भी अन्य जो है योगों के बारे में बात करेंगे,
और उनका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसके विषय में बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करके उसे सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी सर मुझे लगता है कि ज्योतिष का अगर हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जब हम उसका एक अर्थ समझने लगते हैं, तो हमारी लाइफ और बेटर हो जाती है। हमारा देखने का नज़रिया बहुत बदल जाता है चीज़ों को। ज्योतिष सिर्फ़ मतलब एक इक्विपमेंट नहीं है, ज्योतिष जीवन है। अगर आप उस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते हैं तो वो एनर्जी आपको प्रतिसाद भी देती है, तो आपको समझने की देरी है। जिस तरह हमने आज बुध के बारे में बुद्धि से जोड़कर बातचीत करी है, अगर आप बुध को उस तरह से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी होगी और बहुत सहायक होगा। ये सारे सेशंस आपको बहुत सहायक होंगे। जरूर। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं एक नए योगों के सीरीज के साथ में, है ना? धन्यवाद।